हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत होगा आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल 2024 के री एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो जो भी मेरे मित्र नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनको भी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहले क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया कह के यूनानियों जो यूनानवासी थे, इन्होंने सबसे पहले भारत को इंडस वैली जो है, ठीक है, इंडस नदी, उनके वजह से इनका नाम इंडिया पड़ा था। तो यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया कह के संबोधित किया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है, ये कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो विकल्प इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना 1900 में हुई थी, 1901 में सबसे पहली बार दिया गया था। और बात करेंगे कि अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। यानी देखिए, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है आपका नोबेल पुरस्कार, तो इसमें से जो अर्थशास्त्र है, ये नोबेल पुरस्कार वाले सूची में कब जुड़ा था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जुड़ा था आपका 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 1969 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, पहली बार दिया गया था। ठीक है, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे स्थापना पूछेगा तो 1968 बताना है, लेकिन दिया कब गया, एक साल बाद 1969 को। दो बातें यहाँ पे क्लियर करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया सबसे पहले किसे। तो देखिए, देविका रानी रोरिक हैं, इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपके सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है। ठीक है, देखिए दादा साहब फाल्के जो थे, इनके स्मृति में जो दादा साहब फाल्के थे, इनको भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। तो इसीलिए इनके स्मृति में ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में जो बढ़िया अभिनय करता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो देविका रानी रोरिक जो है, इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में है आपका कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ। तो दोस्तों, भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 1936 को हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए कि 1936 में भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ। ठीक है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू की गई। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली ये स्टार्ट कब की गई थी, आपको बताना है। ये स्टार्ट की गई थी आपको 1957 को, 1957। 100 साल पहले जाएंगे, 1857 की प्रथम क्रांति हुई थी, ये भी याद रख लीजिए। और 1957 को क्या हो गया था, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन किस वर्ष हुआ। तो भारत में कागजी मुद्रा का सबसे पहले प्रचलन की बात करेंगे तो देखिए, वैसे तो कहीं कहीं आपको 1861 देगा, लेकिन यहाँ पे 1962 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर हमको क्लियर डाउट जा रहा है, 1861 ज़्यादा ही सही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में तो दिया नहीं है। तो 1861 में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा हमको गलत लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों, शिव कुमार शर्मा, इनकी बात करेंगे तो इनका संबंध आपका हो जाएगा संतूर से। ठीक है, ये जो पंडित शिव कुमार शर्मा है, ये संतूर के प्रमुख वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपका कि विश्व में सर्वप्रथम GST कहाँ लागू हुआ। GST की बात करेंगे, गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स सर्विस, वस्तु एवं सेवा कर, ऐसे याद रखिए, वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ पे लागू हुआ था, किस देश में। तो ये सबसे पहले फ्रांस देश में लागू हुआ था। अभी भारत के बारे में बताएंगे कि भारत में ये जो GST है, गुड्स सर्विस टैक्स यानी वस्तु सेवा कर, ये कब लागू हुआ था, ये भी मैं जस्ट अभी बताऊँगा। तो देखिए,
भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू की गई? तो अभी जो हमें बताया कि सबसे पहले जो जीएसटी है वो फ्रांस देश में लागू हुआ था, और भारत की बात करेंगे तो भारत में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने में भारत का क्या क्रम है? तो विश्व स्तर पे भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। कौन सा देश है दोस्तों? 161वां। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्तर पर जीएसटी लागू करने वाला भारत का जो क्रम है वो 161वां है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो देखिए, भारत का जो जीएसटी है ये आपके कनाडा के जो जीएसटी मॉडल है इस पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत का जो जीएसटी है वो आपके कनाडा के मॉडल पे आधारित है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जीएसटी बिल पारित कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो दोस्तों जीएसटी बिल पारित कराने वाला भारत का प्रथम राज्य यहाँ पे पूछा गया है। तो जीएसटी बिल पारित कराने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है वो हो जाएगा आपका असम राज्य। ठीक है, असम की बात करेंगे तो असम की राजधानी आपकी है दिसपुर। ठीक है, ये जो असम है ये सबसे पहले अपने राज्य में बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना था। लागू करना और पारित करना अंतर होता है। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो पंचायती राज व्यवस्था वैसे भारत में बहुत पहले से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो ग्राम पंचायत का गठन संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में ग्राम सभा के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ ग्राम सभा की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को जो मापने वाला यंत्र होता है उसका नाम होता है बैरोमीटर। ठीक है, देखिए कई बार आपको ये नहीं है कि एग्जाम में ही पूछ दे, वैसे भी आपको कई जगह पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि वायुमंडलीय दाब को कैसे मापते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसका नाम होता है बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। तो ये जो आपकी पृथ्वी है ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, इनमें एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाने के लिए जो दूरी होती है कितनी होती है, यानी इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाने में जो दूरी लगता है 111 किलोमीटर लगता है। ठीक है, 100 मतलब दूरी है इतनी 111 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरनार की पहाड़ियाँ आपका कहाँ पे स्थित है? तो गिरनार की पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए गौ से गुजरात और गौ से ही गिरनार हो जाएगा। तो गिरनार पहाड़ियों की जब भी बात करे कोई कि गिरनार पहाड़ियाँ बताइए कहाँ है, तो आप सीधा सीधा कहाँ जाएंगे? गुजरात के पास जाएंगे। गौ से गुजरात और गु से गिरनार है। ठीक है, देखिए गुजरात की बात करेंगे तो गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, और सर्वाधिक नमक का उत्पादन आपके गुजरात में किया जाता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन हो जाएगा, और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी आपका गुजरात है। तो इतनी बात याद रख लेंगे तो भाई जानकारी में आपकी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट कहलाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात इसकी बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? देखिए जो लाल मिट्टी होती है इसमें आयरन ऑक्साइड जो होता है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो लाल मिट्टी होती है उसकी जो कलर होता है लाल हो जाता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। सीधा सीधा कहेंगे कि लौह की आवश्यकता यानी आयरन की जो मात्रा है सर्वाधिक होती है किसमें? लाल मिट्टी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल उत्तर प्रदेश के किस स्थान से थे? तो टोडरमल की बात करेंगे तो ये वित्त मंत्री थे आपके अकबर के राजस्व मंत्री थे। ठीक है अकबर के दरबार में, और इनका जो संबंध है उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? कवि थे अबुल फजल, आपने इनको जाना होगा, इतिहासकार थे। ठीक है,
उस समय के इतिहास को लिखा है इन्होंने। इतिहासकार का मतलब एक कवि थे, सीधा सीधा समझिए। तो अबुल फजल की बात करेंगे तो अबुल फजल का जो संबंध है वो आपके आगरा से है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महोबा को अपनी राजधानी बनाया था, तो महोबा को चंदेलों ने अपनी राजधानी बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर, कि महोबा को अपनी राजधानी चंदेलों ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कि बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। तो 1857 की जो क्रांति थी वो उत्तर प्रदेश के मेरठ से चालू हुई थी, मंगल पांडे से, ठीक है। और ये जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें जो लखनऊ है, लखनऊ की ओर से नेतृत्व किया था इस विद्रोह का बेगम हजरत महल ने 1857 को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा।